भूरे वाला मुल्तान ज़िला का एक छोटा सा कस्बा था और यही हमारा आबाई गांव था। हमारे इबाओ अजदाद की यहाँ ज़मींदारी थी और वो मुद्दतों से यहाँ आबाद थे। वालिद साहब को विरासत में जागीर तो नहीं मिली, बस थोड़ा सा हिस्सा मिला था जिसकी काश्त से अच्छा गुजारा हो रहा था। ताहम एक छोटा ज़मींदार भी लगन के साथ अपनी ज़मीनों की आबियारी करता है तो निस्फ़ उम्र गुजरने तक वो बहुत खुशहाल हो जाता है और काफ़ी रकम पस अंदाज कर सकता है। बात बस तरीके और सलीके से ज़िंदगी गुजारने की है। मेरे वालिद ने भी अपने इबाओ अजदाद की तरह ज़मीनों से मोहब्बत की, क्योंकि वो समझते थे कि ये रिज़्क़ का ज़रिया और खुशहाली की ज़मानत तो है नहीं, मगर इज़्ज़त और ज़मीन का साथ चोली दामन का है। वो कहा करते कि ज़मीन है तो इज़्ज़त है, अगर ये नहीं तो दर दर भटकना बहुत घाटे का सौदा है। लहजा ज़मींदार बड़ा हो या छोटा, इसे अपनी ज़मीन नहीं भेजनी चाहिए। तभी वालिद साहब ने कभी मुलाजमत का नहीं सोचा। साल भर का अनाज और कपास की फसल से इतनी आमदनी हो जाती थी कि घर में किसी शय की तंगी ना थी। बैंक बैलेंस भी इतना रहता कि चाहते तो कारोबार कर सकते थे। दोस्त मशवरा भी दिया करते, मगर वो कहते कि ज़मींदार को ज़मींदारी ही रास आती है। ताजिर होने के लिए तजर्बा चाहिए और तजर्बा बाप दादा से मिलता है। हमारे बाप दादा काश्त के माहिर थे, हम भी ज़मींदारी से ही फलते फूलते रहेंगे। कारोबार हमारे बस का रोग नहीं है। वो ये भाषण और लंबी तकरीरें जब हम बच्चों के सामने करते तो हमें बड़ी बेजारी होती, ख़ास तौर पर भाई को कि जिन्हें ज़राअत से ज़रा भी दिलचस्पी ना थी। इसे तालीम हासिल करने और शहर जाने का शौक़ था। वालिद साहब तालीम के ख़िलाफ़ न थे। उन्होंने सब बच्चों को तालीम दिलाई, लेकिन वो अपने आबाई इलाके को छोड़कर शहर जा बसने के हरगज़ कायल नहीं थे। जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया तो वालिद को मेरे ब्याहने की फ़िक्र हो गई। उन्होंने झटपट अपने करीबी अजीज़ के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी। जब मैं दालहुन बनी, उम्र 17 साल थी। मेरे शौहर की भी थोड़ी सी अराजी थी, अपनी ही ज़मीन पर सड़क किनारे चंद दुकानें भी थीं। ससुराल वाले अमीर कबीर ना मिले, मगर जैसा मैके में खुशहाल सिटअप था वैसा ससुराल में भी था। सबसे बड़ी बात यह कि शौहर मोहब्बत करने वाले थे। शादी के साल बाद ही मुझे बच्चों ने घेरना शुरू कर दिया। वक्त के साथ एक के बाद दीगरे 4 बच्चे हो गए और मैं उनकी मासूम चाकारों में खो गई। लगता था अब इस मुतमईन जिंदगी में कोई गम ना आएगा, मगर सुकून और मसरत के बरस छोटे होते हैं। कौन सा आदमी है जिसने गम के साथ मौत का वार नहीं सहना। मेरे दर पर भी एक रोज एक बारी खबर ने आकर दस्तक दी और मेरी सारी खुशियां हुआ में तहलील हो गई। इत्तला लाने वाले ने बताया कि आपके शौहर जो दोस्तों के साथ शिकार पर गए थे, उनको कुत्ते ने काट लिया और अस्पताल ले गए। इन दिनों कुत्ते के काटने पर पेट में 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे। कोई किस्मत वाला होता तो बीच जात और न कोई इलाज न था। ये कुत्ता जंगली था जो अचानक झाड़ियों से निकल कर आन पर हमला आवर हो गया था। एक दोस्त ने इस कुत्ते पर फायर करके इसे हलाक कर दिया और ये लोग जो सूअर का शिकार करने गए थे, जो फसलों को खराब करते थे, खुद गम व नदवा का शिकार होकर आ गए। अल्लाह ताला जिसे चाहे लंबी उम्र दे, वरना तो एक फांस भी मौत का बहाना बन सकती है। अजमल भी कुत्ते के काटने से जामा ना हो सके और मैं बच्चों की जिम्मेदारियां निभाने को अकेली रह गई। जवानी में तो बीवगी मुसीबत के पहाड़ की तरह टूटती है। हमारे सर असासा मेरे शौहर थे। अपने पीछे वो जो असासा छोड़ गए, इसमें भी कानूनन और शरना उनके रिश्तेदारों की शराकत मौजूद थी। बच्चों के हिस्से में जो कुछ आया ज्यादा न था, बस गुजारा था। उन्हीं दिनों मेरे भाई सालार कॉलेज की तालीम से फारिग हो गए। आबा जी ने इसको खेतों की देखभाल पर लगाना चाहा, मगर इसने उन्हीं दिनों मुकम्मल की थी और नया नया शहर से आया था। वो अब देहात को रहाइश के लिए छोटा जान रहा था और ज़मींदारियास के नज़दीक मशक्क़त तलब और फरसूदा सी बात थी। इस बारे कई बार आबाजान से बहस हो चुकी थी। आना जी समझाते थे, बेटा हम खेतों के मुहाफिज हैं, ज़मीन ने माँ बनकर हमें पाला है, ज़मीन से गद्दारी में आफियत नहीं है। मेरा कहा मानो, अपनी ज़मीनों की देखभाल करो और मुलाजमत का ख्याल छोड़ दो। मगर भाई का कहना था कि आबा जी आजकल ज़मींदारी में वो इज्जत नहीं रही जो पहले थी। आज एक मामूली बारी भी अपनी मनमानी करता है और हमारे मुंह को आता है, और हम कोई ऐसे बड़े ज़मींदार भी नहीं, मामूली आदमी हैं। अगर हम ज़मीनें बेच कर बिजनेस कर ले तब ही आज के दौर में पनप सकते हैं। आजकल हर शख्स दौलत के पीछे भाग रहा है, बल्कि दौलत के पीछे नहीं, इज्जत के पीछे भाग रहा है।
जहाँ दौलत से इज्जत मिलती हो वहाँ लोग दौलत के पीछे नहीं भागेंगे तो क्या करेंगे। आबा जी सीधे सादे गांव के आदमी, उन्होंने शराफत को इज्जत का मेयार जाना था और यही समझते थे कि इज्जत दौलत में नहीं बल्कि शराफत में है। और भाई नए ज़माने का लड़का था, शहर जाकर कॉलेज से तालीम पाई तो खुद को हम सबसे मुख्तलिफ समझने लगा। वो अब कॉलेज से वाबस्ता तालीम याफ्ता बातें करते हुए ये भला चुका था कि हर ख़ानदान की और ख़ानदानों से कौमों की जोड़ें इस धरती में पेवस्त होती हैं जहाँ उनके इबाओ अजदाद ने सदियाँ गुजारी होती है। उनकी रेत रिवायात को पिल भर में तो नहीं मिटाया जा सकता, मगर नए खून में तो नया जोश होता है। बिलाखिर आबा जान ने हार मान ली और कह दिया कि बेटा, वालिदैन तो औलाद की खुशी के लिए जीते हैं, तुम खुश तो मैं भी खुश। तुमको अगर कोई अच्छी और बाइज्जत मुलाजमत मिलती है तो कर लो, जमींदारी को तुम्हारा छोटा भाई देख लेगा। बाजी, मुलाजमत जब भी अच्छी मिल गई कर लूँगा। फ़िलहाल तो मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ और शहर में रहना चाहता हूँ, और आप जानते हैं कि कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया चाहिए। बेटा, मैंने लंबे अरसे से रकम जोड़नी शुरू की थी, अब इतना रुपया जमा कर लिया है कि 2 मुरब्बा और ख़रीद लूँ और रकबा बढ़ा लूँ ताकि विरासत में मेरी सारी औलाद को ज़मीन का इतना टुकड़ा आ जाए कि वो अपने कुंबे के साथ इज़्ज़त से खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकी। ये सुआन कर सालार रुपया कि वो तरक्की करना चाहता था। कहते हैं बड़ों के दल बड़े, सो वालिद बोले। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सरमाया कारोबार के लिए तुमको दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि इसको ऐसे कारोबार में लगाना कि पैसे के ज़ाय ना होने की ज़मानत रहे। तुमको कारोबार का तजुर्बा नहीं है और लोग घाघ होते हैं, कहीं ऐसे लोगों में फंस गए तो मुनाफा दावर की बात, असल जर से भी जाओगे। भाई ये सुआन कर खुश हो गए, कहा, आना जी, मेरा यकीन कीजिए कि रुपया को महफूज जगह लगाओहेगा और 60 मुलाजमत भी तलाश करूंगा। आप बस दाएँ देकर मुझे शहर राखसत कीजिए। आपके मशवरे के बगैर कोई कारोबार शुरू ना करूंगा। इसके बाद सालार कई बार शहर गए और वापस आए, उनको माकूल मुलाजमत ना मिली। आला पोजीशन में BSc का इम्तिहान किया था, वो ऐसी मुलाजमत ढूंढ रहा था कि जिसमें इज्जत हो। हम जिस बात को आसान समझ रहे थे इतनी आसान ना थी। जब मुलाजमत की तलाश को सालार निकला तो हर जगह भारी रिश्वत, अकरबा परवरी तो कहीं इलाकाई तासुब। शहरी लड़कों के मुकाबले में एक देहाती लड़के के लिए अच्छे ओहदे के हुसूल में काफ़ी दिक्कतें दरपेश थी। उन्हीं दिनों एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम से मुलाकात हो गई। इसने बातों बातों में बताया कि एक नई फिनांस कारपोरेशन खुली है, अगर उसमें अपनी तरफ से उनकी मुकर्ररा हद के हिसाब से सरमाया जमा करवा दो तो कंपनी में मैनेजर का ओहदा मिल सकता है। सरमाया भी महफूज रहेगा और उस पर सूदा मुनाफा भी मिलता रहेगा, जिसकी शरह बैंक की शरह से ज़्यादा है। इस रिटायर डाल पर सुनने अपना तमाम रुपया जो रिटायरमेंट के बाद मिला था इसी फिनांस कंपनी में लगा दिया था। चूंकि बे औलाद था, सोचा कि जो मुनाफा मिलेगा गुजारा चलता रहेगा। भाई फौरन इस फिनांस कॉरपोरेशन के मालिकान से जाकर मिला। उन्होंने कहा, हम दूसरे शहर में अपनी कंपनी की ब्रांच खोल रहे हैं, अगर तुम मतलूबा रकम जमा करवा सको तो हम तुम्हें इस नई ब्रांच का मैनेजर बना देंगे। तुमको उस तरह ये फ़ायदा होगा कि अच्छी तनख्वाह के साथ साथ कल रकम पर 12% मुनाफा मिलेगा और तुम्हारा असल सरमाया जू का तो महफूज रहेगा। सालार को ये सौदा अच्छा लगा। आना जान से सरसरी बात की कि एक शख्स ने इस तरह सरमायाकारी की है, मगर खुलकर इजाज़त ना ली के वालिद जहां दीदा थे ज़रूर मना करते। वालिद ने अपनी राय का इजहार कर दिया कि जिस शख्स ने नई कंपनी पर अंधा एतमाद करके ऐसा किया है इसे सरमाए से हाथ धोने पड़ जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग पहले कंपनियां कायम कर लेते हैं और फिर लोगों से रकमें ऐंठ कर चलते बनते हैं और ख़ुद को दिवालिया जाहिर कर देते हैं। तुम ऐसा मत करना और ना मेरी तो सारी जिंदगी की पौनिज ही डूब जाएगी। अब्बा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? कितने ही घरानों का सरमारान कंपनियों में लगा हुआ है, कैसे ये कंपनियां इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर सकती हैं? इतना बड़ा फ्रॉड कोई भी आसानी से नहीं कर सकता, जबकि उन कंपनियों के बेशतर मालिकान मुल्क की जानी पहचानी शख्सियात हैं। ज़रूर हमारी वजारत ख़जाना के इल्म में ये लोग होंगे। अब तो बस बाल की खाल निकालने बैठ जाते हैं। अब पुराने वक्तों के लोग नए अहद के तकाज़ों को समझ ही नहीं सकते, जबकि मेरे पास भी काम की तालीम भी है और फिनांस बारे खूब पढ़ा है कि सरमाए को कैसे बढ़ाया जाता है। बेटा,
तुमने लाख फिनांस बारे पढ़ लिया, मगर मेरी नाकिस अक्ल ये कहती है कि देहात के लोग अपनी रकमों को ज़्यादा शरह मुनाफा के लालच में बैंकों में जमा करवाने की बजाय इन फिनांस कंपनियों में जमा करवाते हैं। इनकी रकम नहीं डूबेगी, लालच उन पर गालिब आ जाता है। नहीं अब्बाजान, इस तरह गरीब देहाती नौजवानों को रोज़गार मिलता है। वो खुद और अपने रिश्तेदारों को बावर करवाकर उनकी रकूम भी लाते हैं, तो ये कंपनियां मजबूत हो जाती हैं। उनकी रकूम न सिर्फ महफूज हो जाती हैं, कारोबार चल पड़ने की बदौलत वो बाद में जब चाहे निकलवा भी सकते हैं। आबाजी ने मजीद इसे समझाना वक्त का ज़िया जाना। वो भाई के सामने बेबस हो गए। समझ गए थे कि ये नादान कोई ऐसी लंबी और ऊंची जकंद लगाने वाला है कि मुंह के बिल गिरने का अंदेशा है। भाई ने जो सोचा था कर गुजरा और वालिद साहिब की रजा के बगैर सरमाया एक नई फिनांस कंपनी में लगा दिया, इस लालच में कि वो इस कंपनी की नई ब्रांच के एरिया मैनेजर बना दिए जाएंगे। तनख्वाह और मुनाफा मिलेगा और असल सरमाया भी कंपनी के पास महफूज हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। भाई ने रुपया कंपनी के हवाले किया। नई ब्रांच में उनको मैनेजर लगा दिया गया, तनख्वाह मिलने लगी और मुनाफा भी। 4-5 माह तो बड़ी खुशी के गुजरे। कंपनी ने गाड़ी भी दे दी। भाई की शादी की बात पक्की हो गई कि अब मैनेजर थे। अच्छी तनख्वाह और गाड़ी भी थी। ब्रांच में मीर अबे सफ़ेद सिया का मालिक था। उनके दस्तखत के बगैर कोई रकम ना निकल सकती थी। उन्हीं दिनों मालिक ने कंपनी खसारे में देख मुल्तान की एक अच्छी सियासी फैमिली को फरोख्त कर दी। नए मालिक ने सालार को कहा कि तुम अगर इतनी रकम और जमा करवा दो तो तुम ही को मैनेजर बना देंगे। बाप की कल पूंजी और रिश्तेदारों की रकूम को वो पहले ही कंपनी को जमा करो चुका था। अब अलिफारा मैनेजर कोई और बन जाता, ये इसको गवारा न था। लिहाजा वो सवाली बनकर मुझ बेवा के पास आया और मुझसे अपनी मुश्किल बयान कर दी। अपने माजाए का सवाली चेहरा देखकर मैं शशोपंज में पड़ गई। एक तरफ भाई ने झोली फैलाई थी, दूसरी जानिब मेरे यतीम बच्चों का सवाल था। मेरे पास इनकी तालीम व तरबियत का कल असासा और मेरे जेवरात मिलाकर मुश्किल से 7 लाख बनते थे। अगर भाई को ये असासा ना देती, डर था कहीं उसकी मोहब्बत से हाथ ना धो बैठूं। बाबा बूढ़े हो रहे थे। उनके बाद मुझ बेवा की दाद रस्सी करने वाला यही भाई ही था। मेरे इनकार से भाई के दिल पर मलाल आ जाता। यही सोचकर मैंने इसको रकम दे दी और अपने यतीम बच्चों का हक उसकी झोली में डाल दिया कि रकम जमा हो जाए तो महफूज रहेगी और बावक्त ज़रूरत वापस मिल जाएगी। सालार की खुशी का ठिकाना न था। वो अब फूले ना समाता था। एक इस्तिदा की कि फ़ी अलहाल आबजी को ना बताना, वो खामखा अड़चन डाल देंगे, होता काम भी ना हो पाएगा। भाई को एरिया मैनेजर बने की खुशी थी तो मैं भी इसी में खुश थी। इसका तरक्की की मनाजिल तय करने का ख्वाब पूरा हो रहा है। हमने आबा से मशवरा ना किया बल्कि उनसे बात छपाई तो खुशी रास ना आई। जल्द ही इस भरे ख्वाबों की अल्फाट ताबीर सामने आ गई। कंपनी के फ्राडी मालिकान कल रकम निकलवा कर बैरून मुल्क चलते बने। मेरे यतीम बच्चों का असासा छन गया और मेरे भाई का मुस्तकबिल भी डूब गया। हमारा औसत दर्जे का खुशहाल घराना शदीद माली मुश्किलात में घिर गया। जिन दोस्तों और रिश्तेदारों ने भाई पर एतबार करके रकूम दी थी, उनका भी एतबार अलिफाटे गया और कर्ज खा आता जी का दर खटखटाने लगे। मेरी रही सही ज़मीन और रिस्क का आसरा भी गया। आनजी को दौलत जाने से ज़्यादा गम अपने बेटे का हुआ, जो सरमाया खो जाने के सबब गम में घुल घुल कर आधा रह गया था। वो इस कदर सदमे से 2-4 हुआ कि इसकी नातजुर्बाकारी का मातम करने को शहर के सारे लोग भी कम पड़ गए, क्योंकि भाई इन दिनों जीने की उम्मीद ही खो बैठा था। वालिद कहते थे कि देखा, मैं ना कहता था कि ज़मीन है तो इज्जत है। हमारे वालिद सियाने थे। उन्होंने किसी हाल ज़मीन फ़रोख्त ना की, मगर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करके उन फिनांस कंपनियों में पैसे लगाए थे। ऐसे मासूम देहातियों की तमाम जमा पूंजी उन कंपनियों ने हड़प कर ली थी। ज़्यादा खसारे में गरीब मुलाजिम पेशा रिटायर्ड लोग और छोटे ज़मींदार रहे, या फिर उहदे के लालच में नए तालीम याफ्ता नौजवान बेवकूफ़ बने और अपने रिश्तेदारों की रकमें डुबो बैठे। पेंशन का पैसा, प्रोविडेंट फंड्स और फसल की कमाई क्या कुछ नहीं डूबा था। लोग बेचारे रोते रह गए थे। ये तो एक कंपनी की कहानी है। ऐसी कई फ्राडी कंपनियों ने उन दिनों हमारे वतन की सरजमीन पर जन्म लिया था और न जाने कितने घरानों में खुशहाली के चिरागों को बुझा दिया था।